आज के प्रोग्राम के 3 सवाल। क्या रशिया और यूक्रेन वॉर किसी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है? दूसरा सवाल, एग्रीमेंट की क्या खिलाफ वर्जी इससे पहले हिस्ट्री में कभी हुई नहीं जो इतना शोर गुआ मचा हुआ है? और तीसरा सवाल ये है कि सेकंड कोल्ड वॉर क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एग्रीमेंट वायलेशन क्या चीज़ है जब हम जिक्र कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर का? तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब रशिया जो था यूएसएसआर कहलाता था टिल 1991, और जब यूएसएसआर अफगानिस्तान से 1991 में निकला तो इसके साथ ही इसके टुकड़े भी हो गए। बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं हुए, अभी एक इट्स अ ह्यूज कंट्री कॉल्ड रशिया। जो उसमें से स्टेट्स अलहदा हो गई, उनमें से एक स्टेट थी यूक्रेन, और यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर एसेट्स आए हिस्से में, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा यूएसएसआर एट दैट टाइम जो एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे फैलाए हुए थे। तो यूक्रेन के हिस्से में भी न्यूक्लियर एसेट्स थे, लेकिन ये थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर एसेट्स थे रशिया के लिए। लेकिन इसका कंट्रोल जो था वो रशिया ही के पास था, और रशिया चाहता था कि हमें वापस मिल जाए। उसके लिए उसको फिर बहलाना फुसलाना पड़ा यूक्रेन को। तो उन्होंने कहा कि कुछ लो और कुछ दो। तो उन्होंने कहा अच्छा इस तरह करते हैं कि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसको बुडापेस्ट मेमोरेंडम, यानी कि एग्रीमेंट से पहले के स्टेज जो एक याददाश्त जिसको कहते हैं, बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन कर लिया। उसके तहत उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप ये मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ आपकी न्यूक्लियर एसेट्स, लेकिन आप मुझे ज़मानत दें कि आप मेरी हिफाजत करेंगे, रशिया से कहा। तो लेकिन एट द सेम टाइम उनको एतबार कैसे हो कि रशिया उनके साथ वफादार रहेगा, तो उन्होंने अमेरिका को बीच में डाल दिया, उन्होंने यूके को भी डाल दिया ताकि इसके ज़ामिन बन जाएं सारे हिफाजत के लिए। उसके बाद रशिया ने कहा कि अच्छा इस तरह एक और हमारी दरख्वास्त है वो भी आप मान लें, और वो ये है कि आप नीटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि आप हमारे ब्लॉक का ही हिस्सा रहेंगे। उन्होंने वो बात भी मान ली और इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ अरसे बाद 2014 में इन्होंने बुडापेस्ट का मेमोरेंडम का खिलाफ वर्जी करते हुए 2014 में क्रीमिया जो एक स्टेट है वो जो कि उसके करीब वाक़ है यूक्रेन के, उस पे उसको एनेक्स कर लिया, यानी कि उसका अपना हिस्सा बना लिया। उसके बाद 2022 में रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर दावा बोल दिया, और जो कि अभी तक जंग की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तो ये दिस वाज अ वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट दे हैड कॉल्ड बुडापेस्ट एग्रीमेंट। तो हम ये देखते हैं कि तारीख में इससे क्या पहले एक वायलेशन कभी हुई नहीं। ये हमारा दूसरा सवाल है बाय द वे कि इससे पहले कभी हुई नहीं। इतना शोर, पूरी दुनिया जो है उसमें हलचल मच गई है, और ठीक है वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इतना शोर क्यों हुआ? 2 मिसालें आपको देता हूँ। एक है जब वर्ल्ड वॉर 2 जब इख्तिताम पजीर हुई और ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ, तो उस इख्तिताम से पहले जो अरब कंट्रीज़ थी या अरब्स थे या मिडल ईस्ट जो था, उन्होंने एक ख़त व किताबत के ज़रिए बरतानिया से बात तय कर ली कि भाई ये जब ऑटोमन एम्पायर का रूल ख़त्म होगा तो आप हमें इंडिपेंडेंस देंगे और हमें ख़ुद मुख्तारी देंगे कि हम अपनी चीज़ों का फ़ैसला कर सकें, और उस हिसाब से लैंड हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश ने एक जूइश घर बना दिया फ़लस्तीन के अंदर, और वो भी एक डिक्लेरेशन था जिसको कहते हैं बेलफोर डिक्लेरेशन। उसके तहत उनको वहाँ बसा दिया, और बाकी मसाइल उससे फिर आगे आपके सामने ही है। दूसरी मिसाल है स्पेनिश अमेरिकन वॉर, और ये कब हुई थी? 1898 में। आज जहाँ अमेरिका खड़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द जो है स्पेनिश की कॉलोनीज थी, जिसमें गुआम शामिल है, पोर्टो रिको, फिलीपींस, क्यूबा और इस तरह के आइलैंड्स जो हैं उसके इर्द गिर्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उन पे उनका कब्ज़ा था। और वहाँ वक्त के साथ लोग उनकी आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई थी। क्यूबा अपनी आज़ादी मांगता था, फिलीपींस अपनी आज़ादी मांगता था, और उनको हालत शेरी करने के लिए अमेरिका था, उनको पुश करता था, उनको सपोर्ट करता था कि आज़ादी लो। इसी असना में एक छोटा सा वाक़या हो गया जिसमें एक बहरी जहाज़ जो कि जंगी जहाज़ था उस पर धमाका हो गया, और जिसके नतीजे में एक जंग छिड़ गई बिटवीन स्पेन एंड अमेरिका। नतीजा ये हुआ कि स्पेन जो है वो जंग हार गया, और ये जो इलाके थे
यानी कि पोर्टो रिको हो गया, क्यूबा हो गया, फिलीपींस हो गया, गुआम हो गया, ये इनके हाथ से चले गए और उस पर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। जो बातें हो रही थी क्यूबा की आज़ादी की और फिलीपींस की आज़ादी की, वो सब धरे के धरे रह गए और एक इम्पीरियलिज्म का आगाज़ हुआ, यूएस इम्पीरियलिज्म का, और इसके तहत वो दे लॉस्ट इट। तो जो वादा खिलाफी हुई, जो लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हुआ, वो फिलीपींस के लिए हुआ, वो क्यूबा के लिए हुआ। वो उनके यानी यहाँ पे उन्होंने बेसिस बना ली थी अपनी क्यूबा के अंदर। फिलीपींस ने फिर बाद में तहरीक शुरू की और वो अब उन्होंने अपने आप को अपनी एक इंडिपेंडेंस जो है वो इस्टेब्लिश के लिए एक जोर लगाया। तो ये दो वाक़यात थे तारीख में जो शो करते हैं कि एक एग्रीमेंट ब्रेक हुआ, प्रोमिसेस ब्रेक हुई। तो जब वो सही था तो ये भी सही होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर उस पर इतना शोर नहीं हुआ तो आज क्यों इतना शोर मच रहा है। दिस लीड्स अस इनटू आवर लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सेकंड कोल्ड वॉर। तो बाय द वे कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड वॉर बेसिकली ये है कि इट्स अ जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपकी जोग्राफिकल सिचुएशन है दुनिया में आपके मुल्क की, उससे आपकी फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी आपकी पॉलिटिकल पावर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और उसकी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर और फॉरेन पॉलिसी से उससे जो एसोसिएटेड जगहें हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। जो फर्स्ट कोल्ड वॉर थी या द ओनली कोल्ड वॉर विच इज कॉल्ड, वो चली थी 1947 से और ये ख़त्म हो गई जब यूएसएसआर अफगानिस्तान से निकल गया और इट बिकेम टू बी कॉल्ड रशिया इंस्टेड ऑफ यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर जारी थी दो ब्लॉक्स के दरमियान, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक था जिसको हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीडम ब्लॉक था, फ्री ब्लॉक था या अमेरिकन ब्लॉक था, और दूसरा ब्लॉक जो था जिससे जो आपस में जिनकी चपकलिस रहती थी या एक दूसरे की आड़ में लगे रहते थे, दूसरा ब्लॉक था ईस्टर्न ब्लॉक। ना ये जो वेस्टर्न ब्लॉक था इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं था बल्कि जो मौजूदा नेटो की कंट्रीज़ हैं, इसमें वेस्टर्न यूरोप हैं या मिडल ईस्ट है या अफ्रीका है, उसके यानी कि जो उसमें ममालिक मौजूद हैं, ऐसे तमाम ममालिक जो कि एंटी सोवियत, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी सोशल आइडियोलॉजी रखते हैं, ये उनके साथ जुड़े हुए थे यूएस के साथ। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट। तो ईस्टर्न ब्लॉक था, उसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट ब्लॉक था, सोशलिस्ट ब्लॉक था, वर्कर्स ब्लॉक था या सिंपली सोवियत ब्लॉक था। इनमें वो कंट्रीज या स्टेट शामिल थी जो कि मार्क्सिज्म और लेनिज्म को सपोर्ट करती थी या सोशलिस्ट थी, जिसमें सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के ममालिक, कुछ एशिया के, अफ्रीका के और कुछ लैटिन अमेरिका के, ये दो ब्लॉक्स थे। तो आज अगर आप एक बड़ी पिक्चर के ऊपर देखें तो आज भी ये दो ब्लॉक्स मौजूद हैं। ब्लॉक्स जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो तो और बड़ा हो गया है, उसमें जिस तरह मैंने कहा नेटो ने जो है वॉर्सो पैक्ट के तहत जो ममालिक ईस्टर्न ब्लॉक में थे वो भी उसके रूट के उसके साथ शामिल हो गए। तो जो वेस्टर्न ब्लॉक इट इज़ ग्रोन, और ईस्टर्न ब्लॉक में अब जो हमारे पास रह गया है वो एक रशिया खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है और नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ सेकंड कोल्ड वॉर की, ये है राइवलरी 21st सेंचुरी की, यानी कि 2020 से जो साल शुरू होते हैं 21st सेंचुरी कहलाते हैं। तो इसमें जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको हम कह सकते हैं यूएसए और नेटो, और जो अलायंस कर रहे हैं यूएसए के साथ, और दूसरा जैसे मैंने पहले कहा ईस्टर्न ब्लॉक है जिसमें रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया हैं। तो ये क्यों कहा जाता है कि ये एक सेकंड कोल्ड वॉर है? एक्टिविटीज़ वही हैं जो कि कोल्ड वॉर में थी। फर्स्ट कोल्ड वॉर मैं उसको कह दूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उस वक्त जो रशिया था वो अपनी जो मसल्स को इस्तेमाल करते हुए मुल्कों पे कब्जे कर रहा था या अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, अफगानिस्तान को घुसने की कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश मेमोरी आपके पास। और दूसरे तरफ जो उनका मुकाबला चल रहा था वेस्टर्न ब्लॉक से, वो अपने कैंपेन में लगे हुए थे। तो पुतिन साहब जो कि आजकल के प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उनको ये परेशानी लगी हुई है कि जो नेटो के साथ जो उनका अलायंस है फॉर सिक्योरिटी पर्पज से, इसमें जो पोस्ट यूएसएसआर स्टेट्स हैं वो उसमें ऐड होती जा रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वॉर्सो पैक्ट की कुछ स्टेट्स हैं वो ऐड हो गई, कोई 12 उसमें ऐड हो गई। तो इसकी ग्रोथ जो हो रही है नेटो की वो ईस्ट
की तरफ हो रही है, और वो उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया रशिया के लिए। तो व्लादिमीर पुतिन साहब वहाँ पे बैठे हुए रशिया में 2000 से, और इनको हम ये कह सकते हैं डिफैक्टो लीडर हैं रशिया के। चाहे डिफैक्टो होता है जो कि चाहे पसे पर्दा हो या मज़र आम के ऊपर हो, तो ही हैड बीन दैट स्ट्रॉन्ग, और ये 25-26 साल हो गए इस बात को। और वो अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी थी, जिसको जब यूएसएसआर कहलाते थे, उसको ही वांट्स टू विन इट बैक। और जाहिर बात इज फाइटिंग अगेंस्ट द वेस्टर्न लिबरल इंटरनेशनलिज्म, और साथ अपने कैरी कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं वो ऑटोनॉमी, यानी कि वही आप उसको उसमें डिक्टेटरशिप के ज़मीन में ले सकते हैं, और नेशनलिज्म, कौम परस्ती, इन चीज़ों को साथ लेते हुए चल रहे हैं और अपने आप को वो एक्सपेंड कर रहे हैं थ्रू फाइट अगेंस्ट द नेटो। इसी चक्कर के अंदर उन्होंने 2009 में उन्होंने चेचन जो इनके साथ ही जुड़ी हुई स्टेट है उसके सेपरेटिस्ट को क्रश कर दिया और अपना जो है कंट्रोल दोबारा ले लिया। उसके बाद एक और जो उन्होंने इवेंट किया था वो था 2008 में अगेंस्ट जॉर्जिया, जहाँ के उन्होंने फिर मिलिट्री और पुलिस रिफॉर्म्स किए टू गेट अ बेटर कंट्रोल ऑफ दैट। इसके साथ अगर हम बात कर लें इसी ब्लॉक की बात करें, ईस्टर्न ब्लॉक की बात करते हैं, हम चाइना को अगर देख लें तो चाइना को परेशानी तो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की। वो अपनी सोसाइटी को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सक रहे, क्योंकि फिर कहीं इकोनॉमिक सैंक्शंस ना हो जाए, उससे बहुत इकॉनमी सफ़र करती है। अगर इंटरनेशनली ये भी अगर रडार में आ गए तो थिंग्स कैन गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो यूक्रेन की सॉवरेनिटी उसको कहते हैं, हाँ ये बात सही है, दे शुड रिमेन सॉवरेन स्टेट, दे शुड नॉट बी अंडर सम कंट्रीज अम्ब्रेला। लेकिन इसके अलावा जो है वो एक्नॉलेज करते हैं कि जो रशिया का जो थ्रेट है नेटो कंट्रीज़ के, वो भी अपनी जगह पे है। ये सब कुछ ठीक है, और एक बैलेंसिंग ऐड करते हुए वो यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कभी कॉन्डेम नहीं किया रशियन इन्वेजन जो है उसको, उन्होंने कभी कॉन्डेम नहीं किया कि क्या आपने जो यूक्रेन के ऊपर जो धावा बोला हुआ है वो जायज़ है। और तीसरी कंट्री जिसका मैंने नाम पहले लिया वो है नॉर्थ कोरिया। वहाँ एक डिक्टेटरशिप है और एक कल्ट वर्शिप, आई वुड से, एक किम्स फैमिली वहाँ उनका रूल है, और एक कल्ट वर्शिप है, टोटलिटेरियन कह लें आप उसको, दैट काइंड ऑफ लीडरशिप दे हैव गॉट। और इसके तहत अब ये बात कंट्रोवर्शियल है कि 2024 यानी कि पिछले साल उन्होंने, नॉर्थ कोरिया ने अपने मिलिट्री पर्सनल को रशिया में भेज दिया, अपने बंदे प्रोवाइड कर दिए कि जाओ लड़ो यूक्रेन में जाके अंडर द रशियन कमांड। रशिया इस जो है बात को मानने को तैयार नहीं है। तो जब ये ऐसी सिचुएशन है तो इसको हम क्यों नहीं कह सकते एक सेकेंड कोल्ड वॉर है। बहुत से जनरल से इसको कहा है, ये बात साइलेंटली जो है वो लेफ्ट राइट घूम रही है, लेकिन मंजर आम पे नहीं आ रही। लेकिन इससे अगले स्टेप की तरफ लोग जा रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। तो ये चीज़ें अगर इस तरह बढ़ती रहीं और कंट्रोल में ना रहीं तो यस इट मेक्स सेंस टू से कि वी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर वॉर, विच इज ज़ाहिर बात बहुत तबाही होगी उसके बाद। तो लेकिन इसको अभी हम टर्म करें सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि ऑन अ बिगर पिक्चर जो चेस कर रहे हैं एक दूसरे को वही हैं ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। होप आपको ये चीज़ें कुछ आपको इसमें इंटरेस्ट, मैं अपनी अटेंशन आपकी गैदर कर पाया हूँगा। तो टिल देन सम मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।